बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 8 में आज चैप्टर नंबर 3 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेजर कॉजेज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, यानी पहली जंग अजीम की अहम वजूहात हमें तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक हम ये ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल इंटेंटी को बेहतर से नहीं समझ लेंगे। देखें, ये इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे है जैसे एक ग्राउंड के अंदर मैच हो रहा है। उस मैच को देखने वाले सारे तमाशाई, जितना क्राउड है, वो दो हिस्सों में बट जाए और ग्राउंड में खेलने वाली जो टीम है वो दो हिस्सों में हो जाए। वो तो डेफिनेटली होती ही आमने सामने एक दूसरे के हैं। लेकिन कैसा है कि उस टाइम पे ये जो वर्ल्ड में कंट्रीज की जो अटैचमेंट है ना, जो अलायंस था, वो दो हिस्सों में डिवाइड था। जैसे एक को कहते थे ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी था, सही। और एक था ट्रिपल इंटेंटी, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और रशिया शामिल था इसके अंदर। अच्छा, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि हमें ना, जब ये वो पॉइंट हैं जिनको समझ लेने से हमें वर्ल्ड वॉर टू की कुछ कंडीशंस का आइडिया हो जाएगा और वर्ल्ड वॉर वन तो हमें अंडरस्टैंड हो जाएगी, अच्छे तरीके से हो जाएगी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रिपल अलायंस? कि ये जो ट्रिपल अलायंस है, मतलब ट्रिपल कहते हैं ना तीन को, इस अलायंस का क्या मतलब है? अलायंस कहते हैं साथ में जुड़ जाने को, कोऑर्डिनेट हो जाने को, अटैच हो जाने को। द ट्रिपल अलायंस वाज अ डिफेंसिव मिलिट्री अलायंस बिटवीन द जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली। और ये कब हुआ? 20 मई 1882 में। और ये पीरियडिकली, यानी ये टाइम टू टाइम, आफ्टर अ ईयर, कुछ टाइम के बाद ये रिन्यू होता गया, ये एक्सटेंड होता गया। जैसे साल के लिए हुआ, नेक्स्ट ईयर फिर एक्सटेंड हो गया और ये एक्सपायर हो जाता है 1915 के अंदर। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है और ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही अलायंस टूट जाता है, ये वाला। और इसी कमजोरियों की वजह से ये भी एक रीजन है, जब हम इसकी जब जब हम देखेंगे कि ये ट्रिपल अलायंस कंट्रीज ने इस वॉर को क्यों लॉस्ट किया, तो ये भी एक रीजन आएगी जो अभी हम सामने रख रहे हैं। हु इज इन द ट्रिपल इंटेंटी? कि ट्रिपल इंटेंटी में कौन थे जी? उसमें देखिए, हमने जैसे पहले रीड किया, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान और रशिया। जापान तो खैर बाद में आया था। यहाँ पे रशिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, ये तीन कंट्रीज जो हैं ये ट्रिपल इंटेंटी में शामिल थे। फ्रांस बाद में ऐड हुआ है। अच्छा, ट्रिपल इंटेंटी साइंड हुआ था 1907 में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस और रशिया के दरमियान में। ये काउंटर थ्रेट पोज्ड जो हो रहे थे ट्रिपल अलायंस की तरफ से, इनकी तरफ से, क्योंकि जर्मनी उस टाइम पे अपनी जो फोर्सेस हैं उनको बढ़ा रहा था, उनको एक्सटेंड कर रहा था। तो साथ के साथ जो कंट्रीज अटैच थे वो चाह रहे थे कि हम भी ऐसा कुछ अलायंस बना लें जिससे हमें आसानी होती जाए। होपफुली ट्रिपल अलायंस और इंटेंटीज को हमने अच्छे से रीड कर लिया। अब हम चलते हैं अपने रेगुलर कॉज फर्स्ट की जानिब। मिलिट्री अलायंस जो हमने पीछे रीड किया, सबसे मेन रीजन ये मिलिट्री अलायंस ही थी जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर रहे थे। भला कैसे? एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द सिस्टम ऑफ मिलिट्री अलायंस अमॉन्ग द यूरोपियन कंट्रीज। कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके दरमियान में ये मिलिट्री अलायंस एक मेन कॉज बन रही थी। और पूरे का पूरा जो यूरोप है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, दो कैंप्स में डिवाइड हो गया था, एक ट्रिपल अलायंस, एक ट्रिपल इंटेंटीज। फिर ये क्या हुआ कि बाद में ये जो कंट्रीज हैं ये वर्ल्ड वॉर वन में एक दूसरे के साथ इस कैंप के अंदर, जो कैंप बन गए ना इनके, जैसे एक कैंप बन गया ए, एक कैंप बन गया बी, तो वो इन कैंप्स में ज्वाइन हो गए। बोथ कैंप्स हेटफुल एंड डाउटफुल टू ईच अदर। अब इनके दरमियान में एक दूसरे के लिए हेट भी था, एक दूसरे के लिए नफरत भी हो रही थी कि एक दूसरे के आमने सामने भी आ रहे थे। अब इसके अंदर जो रोल प्ले हो रहा था वो जर्मनी की तरफ से हो रहा था, क्योंकि जर्मनी मिलिट्री इंक्रीज कर रहा था, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा था। सो ब्रिटेन और जर्मनी बोथ ग्रेटली इंक्रीज देयर नेवीज ऑन दिस पीरियड के ये, अब ये रीजन थी जो मिलिट्रीज्म हेल्प्स द पुश द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द वॉर। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कॉज की तरफ, अलायंसेस। ये जो है मिलिट्री अलायंस है
और ये अलायंस था एक दूसरे के साथ नेशनलिज्म की बेस पे भी हो गया था, ये भी एक कॉज बन गई थी। अलायंस जो है ओवर द टाइम द कंट्री यूरोप क्या हुआ, म्यूचुअली डिफेंस एग्रीमेंट ऑन द टर्म्स ऑफ द बैटल, कि ये देखें ट्रिपल अलायंस एक साइड पे आ गया, ट्रिपल इंटेंटी एक साइड पे हो गया, और वॉर शुरू हुई थी। ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर द वॉर ऑन सर्बिया। ये सर्बिया ने, ये ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्यों इसके ऊपर किया, क्योंकि जर्मनी ने इसे पुश किया था कि आप डाल दो सब कुछ, आप कर दो, अब छोड़ो नहीं। व्हेन ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर ऑन वॉर ऑन सर्बिया, अच्छा ये सर्बिया के एक मेंबर ने, आपको पता है कि उस बादशाह को किल किया था, सर्बियन नेशनलिस्ट था जिसने इसे किल किया था, ऑस्ट्रिया हंगरी के उसे लगा ले किंग को कर दिया था। तो सर्बिया ने वॉर कर दी, सॉरी ऑस्ट्रिया हंगरिया ने वॉर कर दी सर्बिया पे। अब रशिया जो है इन्वॉल्व इसके साथ डिफेंस में हो गया हमदर्दी के तौर पे कि भाई सर्बिया के साथ मेरी सपोर्ट है। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे हमला कर दिया बिकॉज सर्बिया ने क्या किया था, इनका एक किंग मार दिया था, एक रीजन हो गई। अब रशिया सपोर्ट में आ गया सर्बिया के, और जर्मनी सपोर्ट में आ गया किसमें, जब उसने देखा कि मोबिलाइज कर दी है रशिया ने अपनी आर्मी और वॉर डिक्लेयर कर दी है, सो क्या कर दिया कि जर्मनी भी इसके साथ अटैच हो गया, और फ्रांस इस जर्मनी के खिलाफ आ गया, यानी फ्रांस और रशिया और सर्बिया ये सब एक तीन साइड पे एक पेज पे हो गए, और ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी ये एक साइड पे हो गया। और इसके साथ साथ चलते चलते फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, जापान, यूनाइटेड किंग स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सब अलायंस के तौर पे एक दूसरे के साथ आ गए। अगली हेडिंग स्टूडेंट्स हमारे सामने आएगी कंपटीशन ऑफ कॉलोनीज। अच्छा देखिए उस टाइम पे जैसे इंडो पाक ब्रिटेन की एक कॉलोनी बनी हुई थी, यहाँ पे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के राय आए और यहाँ पे उन्होंने अपना हुकूमत की। इसी तरह से अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर भी ब्रिटेन ने हुकूमत की, और डिफरेंट कई सारे कंट्रीज़ हैं जिसके ऊपर की। तो ये कंपटीशन भी आ गया था कि पुर्तगीज़ जो हैं वो चाह रहे थे, फ्रांसीसी हैं वो चाह रहे थे, ब्रिटेन्स हैं वो चाह रहे थे, जर्मनी भी अपना हिस्सा डालना चाह रहा था। कि At that time there was the mad race of the colonies among the countries of Europe, कि उस वक्त तो पागलपन की हद तक इलाकों पे कब्जा करने की तरफ दौड़ चल रही थी कि इस पे भी कब्जा कर लें, इस पे भी कब्जा कर लें, और ये रेवलरी जो है ब्रिटेन और जापान के दरमियान में खड़ी हो गई। और क्या हुआ कि इसी ने अफ्रीका और मिडिल ईस्ट और जर्मनी ने इसके ऊपर मुदाखलत और डेंजर करना शुरू कर दिया। आपने रीड किया कि 1798 के अंदर जर्मनी में मिस्र के अंदर इजिप्ट में जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है उसे भी वहाँ पे उन्होंने इन्वेड किया था। आपने रीड किया होगा क्लास 6 का चैप्टर 1 के अंदर, इजिप्ट सिविलाइजेशन के अंदर ना 1798 के अंदर आता है। तो देखें कि जर्मनी कहाँ से कहाँ तक इन्वॉल्व हो रहा था। तो उस टाइम पे ब्रिटेन हुकूमत को एक दूसरे के साथ रेवलरी, खतरात और दो नेशंस को एक दूसरे के साथ आने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट रीजन है इकोनॉमिक कॉज है, इकोनॉमिक इक्तसादी तौर पे, कि जैसे जैसे कॉलोनीज बढ़ रही थी, जैसे जैसे मिलिट्री बढ़ रही थी तो उसके खर्चे भी बढ़ रहे थे, उसकी स्पेस भी बढ़ रही थी, तो उसके लिए आउटपुट का होना ज़रूरी था। और आउटपुट के लिए क्या ज़रूरी था स्टूडेंट्स की, ये जो गरीब कंट्रीज़ थे जिनके ऊपर कॉलोनिज्म डाला जा रहा था, जिनको अडॉप्ट किया जा रहा था, जिन पे कब्जा किया जा रहा था, यहाँ पे रॉ मटेरियल बड़ा सस्ता था। यहाँ से कॉटन हो गई, यहाँ से स्पाइसीज हो गई, यहाँ से मिनरल्स हो गए, बहुत सी चीज़ें सस्ती चीज़ जो कि जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोप के, फ्रांस के उन मार्केट के अंदर बड़े चीप प्राइसेस के ऊपर जा रही थी। सो इकोनॉमिक कॉज भी थी कि भाई मेरा कब्जा यहाँ पे हो जाए, मेरा कब्जा यहाँ पे हो जाए, मैं यहाँ पे अपना होल्ड कर लूँ। तो यहाँ से भी राइवलरीज शुरू हुई हैं। एक और है कि मिलिट्री प्रिपरेशंस के, देखें जब इकोनॉमिक राइवलरी होगी, जब किसी ने एक दूसरे के साथ इक्तसादी तौर पे एक दूसरे को दुश्मन बनाना है, तो क्या करना होगा, मिलिट्री को प्रिपेयर करना होगा। पॉसिबल वॉर जो हैं, मुमकिना जो जंगें हैं, उनके लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक सीरियस सिचुएशन, हर वक्त जो तलवार है वो लटकी रहेगी कि भाई अब जंग हुई, कि अब जंग हुई, कि अब मामले मुदाखलतें हुई।
इसके अलावा हम एक और देखें, नंबर 6 पे नेशनलिज्म है। लव वंस कंट्री इज कॉल्ड द नेशनलिज्म, कि किसी बंदे का अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार कर लेना, उसे हम कहेंगे कि ये नेशनलिस्ट है, ये नेशनलिज्म है। अच्छा, ये जो बेसिस थी नेशनलिज्म की, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हेट पैदा कर रही थी दूसरे कंट्रीज़ के लिए, कि भाई हम सुपीरियर हैं, हमारे पास फ्रांस भी है, हमारे पास दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, हमारे पास इकोनॉमी भी है, हमारे पास बड़ा कुछ है। ये नेशनलिज्म ने भी बड़ा रोल प्ले किया है इस जंग को, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अपनी कॉज, एक हम कहें कि नेशनलिज्म भी रही है। इमीडिएट कॉज जो है वो तो आपको पता ही है कि 1914 के अंदर ऑस्ट्रिया हंगरी के वो जो किंग थे आर्चोडॉक फ्रांसिस, तो इनको सर्बियन नेशनलिस्ट ने मार दिया था। ये इमीडिएट कॉज बनी है इस सारे कुछ की। उसके बाद इंपीरियलिज्म को भी हम डिस्कस करना नहीं भूलेंगे। इंपीरियलिज्म स्टूडेंट्स एक मेन कॉज है इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। भला कैसे? कि जैसे जैसे इन कंट्रीज ने अपनी पावर को इंक्रीज किया, अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया, एडिशनल टेरिटरीज के ऊपर कंट्रोल इनका बढ़ना शुरू हो गया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप था, एशिया था, और क्या था कि अफ्रीका के कंट्रीज थे, जिनमें स्पेशली रॉ मटेरियल बड़ा सस्ता हुआ करता था और वो प्रोवाइड कर रहे थे यहाँ पे। तो ये जो कंपटीशन है, द इंक्रीज ऑफ कंपटीशन ऑफ डिजायर टू ग्रेटर एम्पायर्स, कि ये ख्वाहिश के हम ग्रेटर एम्पायर बन जाएं, इसने भी बड़ा अहम रोल प्ले किया है इसमें। कन्फेडरेशन हेल्प दैट द पुश द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर आने के लिए। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने स्टूडेंट्स, राइट वर द मेन कॉजेज ऑफ द। अब ये मेन कॉजेज अगर हमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है तो इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म, मिलिट्रिज्म और अलायंस सिस्टम, हम इसे भी राइट डाउन कर लेंगे इन केस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। अगर इन डिटेल में आता है तो वो हम कर चुके हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म मतलब कि कंपटीशन आ गया था कॉलोनीज के सोर्स को कंट्रोल करने के लिए और टेंशन क्रिएट हो गई थी यूरोपियन पावर में। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ अलायंस सिस्टम? भाई अलायंस सिस्टम की बेस पे तो ये सारा कुछ हो गया था। अलायंस सिस्टम यानी ट्रिपल इंटेंटी और ट्रिपल अलायंस ने कॉम्प्लेक्स वेब कर दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स वेब भला क्या है कि मेरे कहने पे एक दूसरा मुल्क आ गया और उसके कहने पे एक और मुल्क आ गया और उसकी मजबूरी में एक और आ गया, तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स वेब बनता चला गया। जैसे हमने साइंस की क्लास के अंदर फूड चेन को रीड किया है ना, थोड़ा सा आपने चैप्टर साइंस के अंदर टच लिया है उसका, फूड वेब का, फूड चेन का। फूड चेन तो सिंपल होती है ना, एक ग्रास ऊपर होता है, ग्रास होती है, ग्रास ऊपर है, फ्रॉग है और देन ओके। लेकिन फूड वेब के अंदर क्या होता है, वो ज़रा कॉम्प्लेक्स होता है। अब लाजमी तो नहीं है कि ग्रास ऊपर कोई फ्रॉग ही खाएगा, उसे कोई और जानदार भी खा सकता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स वेब हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? नेशनलिज्म ने भी बड़ा राइवलरी, टेंशन और क्या किया, नेशंस की बेसिस पे कंट्रीब्यूशन किया है इस जंग को आगे लाने में। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिलिट्रिज्म इन? मिलिट्रिज्म देखें, आर्म रेस जो थी मिलिट्री की, वो एग्रेसिव मिलिट्री बिल्डअप हो गए थे, यानी एक दूसरे के साथ हमेशा वो गन तान के बैठे रहते थे, मतलब बड़ी अग्रेसिव सिचुएशन बनी हुई थी उस टाइम के अंदर।